दक्षिण देश में महिला रोपवे का नाम एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उनकी उन्हीं में एक उच्च घोंसले में कौवे की बहुत से परिवार रहते थे। कौवे का राजा वायसराज मेघवर्ण की भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उस उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लुओं का दल रहता था। इसका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहां कोई इकला टुकला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघावन ने अपने मित्रों को बुलाकर उसने उल्लुओं का राजा के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाइयां यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहां जा छिपते हैं। हमें इनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं, समझ नहीं आता कि इस समय संधि युद्ध यान आसान सांद्र दरिभाव यदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघावर्ण ने उजवी उजवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवानों शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए, उससे तो संबंधित करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। सम्मान बाल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवनी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नष्ट ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेष वक्रु अंतर्लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संबंधी न करे। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। वह और भी क्रोध हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों से आंसुओं से नहीं खींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं है। तब मेघावर्ण ने तुरंत सचिव अर्जुनवीर के प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में ही अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के कारण में हानि है। इसके लिए तो शत्रु में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कार्यता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभियान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघावर्ण ने चतुर्थ सचिव परजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेर सम्मति में तो संबंधी विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसान नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से
बैठना अब से अच्छा उपाय है। गर्मच्छ अपने स्थान पर बैठकर पेड़ को भी हरा देती है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वहीं यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सम्मान कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही 7-7 शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे-छोटे वृक्ष को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघावर्ण ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज मुझे तो इस समय समस्त नहीं नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यही ठहर कर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे छोटे तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघावर्ण अपने वंशगत सचिव स्त्रीजीवी को पास गया। उससे प्रमाण करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्रियों मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप इनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्त्रीजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही निमंत्रण दी है। शपथ अपने अपने समय सभी नीतियां अच्छी होती है, किंतु मेरी समिति में तो तुम्हारे ऋषि भाव का भेद नीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संबंधी द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर ले, किंतु शत्रु पर विश्वास न करे संबंधी करके युद्ध की तैयारी करते रहे। तैयारी पूरी होने पर युद्ध कर संबंधी काल में हमें शत्रु के निर्बल स्थलों का पता लगाते रहना चाहिए। उसमें परिचित होने के बाद वही आक्रमण कर देना उचित है। मेघावन ने कहा, आपका कहना निश्चय है, सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्त्री राज गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंख का काम देता है और हमें जय छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। मेघावर्ण, आप जैसा आदेश करें वैसा ही मैं करूंगा। स्त्रीजीवी, अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूंगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहू लुहान करने के बाद इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वयं परिवार दृष्ट पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बनने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहाँ आ जाना। मेघावर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे लूंगा। अपनी चोंच में प्रहार से घायल करके वह स्त्री राज को वहीं फेंकने के बाद अपने आप
परिवार सहित सविमुल पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र त्रिकालिका ने मेघावर्ण के भागने और आत्मसमय हुई स्थिर जीवी से लड़ाई होने की बात उल्लू का राजा से कह दी। उल्लू का राजा ने भी रात अपने पर दल बदल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा भागते हुए शत्रु को नष्ट करना अधिक सहज होता है। पीपल के वृक्ष को घेर कर उसने शेष रह गए सभी कौवे को मार दिया। अभी कल्लू राज की सेना भागे हुए कौवे का पीछा करने की सोच रही थी कि आहत राज ने कहा, शुरू कर दिया। उसने सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तब सूर्यराज ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघावर्ण का मंत्री हूँ। मेघावर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरफ फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूँ, उसने मेरी भेंट करा दो। सब उल्लू ने उल्लू का राजा से यह बात कही। शत्रु उल्लू राजा स्वयं वहां आए। स्त्री राज को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्त्री राजदेव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघावर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली है, उससे युद्ध मत करो, उनके सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संबंधित करना ही उचित है। उसने सब कुछ देख कर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघावर्ण से ने समझा कि मैं आपका हितचित्र हूँ, इसलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघावर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायता बनूंगा। स्त्री राज की बात सुनकर उल्लू ने अपने सभी पुराने मित्रों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्षक, पुरक्षक, विपक्षा और वक्रनाश प्रकार। पहले उसने रक्तराक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रक्षात्र ने कहा कि इसे अविलंब मत दिया जाए, शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए, अन्यथा बाली होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूट कर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के आश्चर्यप्रद से भी बढ़ नहीं सकती। राक्षस से सलाह लेने के बाद उल्लू का राजा ने दूसरे मंत्री पुरुषाक्ष से सलाह ली कि स्त्री राज का क्या किया जाए। पुरुषाक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। कुरुक्षेत्र के बाद अरविंद ने विपक्षा से प्रश्न किया। विपक्षा ने भी यही सम्मति दी। इसके बाद नर्मदा ने वक्रनाश से प्रश्न किया तो वक्रनाश ने भी कहा, देव हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देता है। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को स्वयं नष्ट कर देता है। इसकी बात सुनने के बाद अनिमादुल ने फिर दूसरे मंत्री प्रकार
कर्ण से पूछा, सचिव तुम्हारी क्या समिति है? कर्ण ने कहा, देव यह शरणगत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मार्गों की रक्षा करनी चाहिए। अनिमाद्र ने भी प्रकर्ण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि स्त्री राज की हत्या न की जाए। रक्षार्थ का उल्लू का राजा के इस निश्चय ने गहरा मतभेद था। वह स्त्रीजी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखा था, अतः उनसे अपनी समिति प्रकट करते हुए अन्य मित्रों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लू का वंश का नाश कर दोगे, किंतु रक्षक की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लू का राजा के सैनिक स्त्री राज कौवे को श्रेया पर लेटाकर अपने पर्वत दुर्ग की ओर कुछ कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्त्री राज ने उल्लू का राजा से निवेदन किया, महाराज मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग नहीं हूँ। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दे। उल्लू का राजा ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो पृथ्वीराज स्वामी? आग में जलाकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरा वारिस आग में नष्ट हो जाए और मुझमें उल्लू तपक्का आ जाए, तभी मैं उस पापी मेघावर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्षा स्त्री राज की इस प्रखंड भरी चालों को खूब समझ रहा था। उसने कहा, स्त्री जीवी तू बड़ा चतुर और कुटिल है। मैं जानता हूँ कि उल्लू बनकर भी तू कौवे का ही हित सोचेगा। उल्लू का राजा के आज्ञा अनुसार सैनिक स्त्री राज को अपने दुर्ग में ले गए। दुर्ग के द्वार पर पहुंचकर उल्लू का राजा अनिमस ने अपने साथियों से कहा कि स्त्री राज को वही स्थान दिया जाए जहां वह रहना चाहे। स्त्री राज ने सोचा कि उसे दुर्ग के द्वार पर ही रहना चाहिए, जिससे दुर्ग से बाहर जाने का अवसर मिलता रहे। यही सोच उसने उल्लू का राजा से कहा, देव आपने मुझे यह आदर देकर बहुत लज्जित किया है। मैं तो आपका सेवक ही हूँ और सेवक के स्थान पर ही रहना चाहता हूँ। मेरा स्थान दुर्ग के द्वार पर ही रखिए। द्वार की जो धूलि आपके पद कमलों से प्रयुक्त होगी, उसे अपने मस्तक पर रख कर ही मैं अपने को सौभाग्यवान मानूंगा। उल्लू का राजा इन मीठे वचनों को सुनकर फूले न समाये। उन्होंने अपने साथियों को कहा कि स्थिर जीवी को यह श्रेष्ठ भोजन दिया जाए। प्रतिदिन स्वाद और पुष्ट भोजन खाते खाते स्त्री जीवी थोड़े ही दिनों में पहले जैसा मोटा और बलवान हो गया। रक्षक ने जब स्त्री राज को अस्पष्ट होने देखा तो वह मंत्रियों से बोला, यहाँ सभी मूर्ख हैं, लेकिन मंत्रियों ने अपने मूर्खता भरे व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। पहले की तरह की वे स्त्री राज को अन्य मांस खिला पिलाकर मोटा करते रहे। रक्ष ने यह देखकर अपने पक्ष के साथियों से कहा कि अब यहाँ हमें नहीं ठहरना चाहिए। हम किसी दूसरे पर्वत की कंदरा में अपना दुर्ग बना लें। रक्षक ने अपने साथियों से कहा कि ऐसे मूर्ख समुदाय में रहना विचित्र को पास बुलाना है।
रक्ष वहां से दूसरे की पर्वत कंदरा में चला गया। पर पृथ्वीराज बहुत प्रसन्न होकर सोचने लगा, यह अच्छा ही हुआ कि नक्षत्र चला गया। इन मूर्ख मंत्रियों में अकेला वही चतुर और दुर्धर्ष था। रक्ष के जाने के बाद स्त्रीराज ने उल्लुओं के नाश की तैयारी पूरे जोर शोर से शुरू कर दी। छोटी छोटी लकड़ियां चुनकर वह पर्वत की गुफा के चारों ओर रखने लगा। जब पर्वत लकड़ियां एकत्रित हो गई तो वह एक दिन सूर्य के प्रकाश में उल्लुओं को अंधे होने के बाद अपने पहले मित्र राजा मेघवर्ण के पास गया और बोला, मित्र, मैंने शत्रु को जलाकर भस्म कर देने की पूरी योजना तैयार कर ली है। तुम भी अपनी चोंच में एक एक जलती लकड़ी लेकर उल्लू का राजा के दुर्ग के चारों ओर फैला दो। दुर्ग जलकर राख हो जाएगा। शत्रु दल अपने ही घर में जलकर नष्ट हो जाएगा। यह बात सुनकर मेघावर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने स्त्रीराज से कहा, महाराज, कुशल क्षेत्र से तो हरे बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। स्त्रीराज ने का सत्य समय बातें करने का नहीं, यदि किसी शत्रु ने वहां जाकर मेरे यहाँ अपने की सूचना दे दी तो बनाया खेल बिगड़ जाएगा। शत्रु कहीं दूसरी जगह भाग जाएगा। जो काम शीघ्रता से करने योग्य हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। शत्रु कुल का नाश करके फिर शांति से बैठकर बातें करेंगे। मेघावर्ण ने भी यह बात मान ली। कौवे सब अपनी चोंच में एक एक जलती हुई लकड़ी लेकर शत्रुदुर्ग की ओर चल पड़े और वहां जाकर लकड़ियां दुर्ग के चारों ओर फैला दी। उल्लुओं के घर जलकर राख हो गया और सारे उल्लू अंदर ही अंदर तड़प कर मर गए। इस प्रकार उल्लुओं का वंश नाश करके मेघावर्ण फिर अपने पुराने पीपल के वृक्ष पर आ गए। विजय के उपलक्ष्य में सभा बुलाई गई। स्त्रीराज को बहुत सा पुरस्कार देकर मेघावर्ण ने उससे पूछा, महाराज, आपने इतने दिन शत्रु के दुर्ग में किस प्रकार व्यवस्थित किए? शत्रु के बीच रहना तो बड़ा संकट प्रश्न है। हर समय प्राण गले में अटके रहते हैं। स्त्रीराज ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात ठीक है, किंतु मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक को अपनी तरफ से अंतिम फल का इतना विश्वास होता है कि वह दक्षिणी शैक्षणिक कष्टों की चिंता नहीं करता। इसके अतिरिक्त मैंने यह देखा कि तुम्हारे प्रतिपक्ष उल्लू का राजा के मंत्री महामूर्ख है। एक रक्षार्थी बुद्धिमान था, वह भी उन्हें छोड़ गया। मैंने सोचा यह समय बदला लेने का है। शत्रु के बीच विचरने वाले गुप्तचर को मान अपमान की चिंता छोड़नी ही पड़ी है। वह केवल अपने राजा का श्रवण सोच है। मान मनुष्य की चिंता का हद त्याग करके वह स्वार्थ साधन के लिए चिंताशील रहता है। वायसराज मेघावर्ण ने स्त्रीबीज को धन्यवाद देते हुए कहा, मित्र, आप बड़े पुरुष हैं और दूत हैं। एक कार्य को प्रारंभ करके उसने अंत तक निभाने की अपनी क्षमता अनुपम है। संसार में कई तरह के लोग हैं।
निश्चर पृथ्वी के वे हैं जो विंध्य भाग में किसी भी कार्य का आरंभ नहीं करने, साम ध्यान में वो जो भिन्न जय से हर काम को बीच में छोड़ देते हैं, किंतु उस कष्ट वही है जो सैकड़ों विघ्नों के होते हुए भी आरंभ किए गए काम को बीच में नहीं छोड़ते। अपने मेरे शत्रुओं का समूल्य नाश करके उसने कार्य किया है। स्त्रीराज ने उत्तर दिया, महाराज मैंने अपना धर्म पालन किया, देव ने आपका साथ दिया। पुरुषार्थ बहुत बड़ी वस्तु है, किंतु देव अनुकूल न हो तो पुरुषार्थ की फलित नहीं होता। आपको किंतु समाज रखिए, राज्य संसनीय होते हैं, बड़े मैं बता बनते और मिटते रहते हैं। शाम के रंगीन बादलों की तरह उनकी आभा भी साक्षीजीवी होती है। इसलिए राज के मदद में आकर न्याय नहीं करना और न्याय से प्रजा का पालन करना, राजा प्रजा का स्वामी नहीं सेवक होता है। इसके बाद स्त्री राज की सहायता से मेघावर्ण बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करता रहा।